हेलो दोस्तों, वेलकम तिवारी सर केमिस्ट्री वाला चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12th में केमिस्ट्री और बायो का जो संयुक्त चैप्टर है, जिसे हम लोग न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, उसी का पार्ट आगे बढ़ाते हुए आपके सामने देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, केमिस्ट्री एंड बायो दोनों सब्जेक्ट में न्यूक्लिक अम्ल से प्रश्न आते हैं। ये मैं प्रारंभ से आप लोगों को बता रहा हूँ और इस टॉपिक में हमारे विद्यार्थियों को कुछ कठिनाइयाँ भी होती हैं, इसीलिए मैंने उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इस पूरे न्यूक्लिक अम्ल को के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है। और आप सभी लोग न्यूक्लिक अम्ल के इसके पहले के पार्ट को हमने देखा पसंद भी कर रहे हैं। तो आज हम लोग बहुत ही मेजर पॉइंट न्यूक्लिक अम्ल का देखेंगे और वो पॉइंट क्या है बच्चों, देखो, डीएनए की संरचना। आज हम लोग डीएनए की संरचना के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ ये उत्पन्न होता है कि हम लोगों के शरीर में ये डीएनए मिलता कहाँ है। हम लोगों के शरीर में देखो, आप सभी लोगों को जानकारी है कि हम लोगों के शरीर के अंदर कोशिका होती है और कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। कोशिका के अंदर क्या होता है बच्चों? केंद्रक होता है। और इस केंद्रक में आपको कुछ इस प्रकार की संरचना बनी हुई दिखाई देती है। इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, याद है? इसको कहते हैं गुणसूत्र। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? गुणसूत्र। और इंग्लिश भाषा में इनको क्रोमोजोम कहते हैं। समझ रहे? क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम कहाँ है? ये हमने किसका चित्र बनाया? कोशिका का। ये कोशिका का चित्र है, एक छोटा सा चित्र समझने के लिए। और इस कोशिका के अंदर ये पूरा जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये पूरा केंद्रक है। इसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं। और इसी केंद्रक के अंदर गुणसूत्र मिलता है। समझ रहे हैं? आपके शरीर के अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ये प्रश्न आता है। आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों के शरीर में गुणसूत्र की कुल संख्या 46 होती है। गुणसूत्र की कुल संख्या हम लोगों के शरीर में कितनी होती है बच्चों? 46 होती है। ठीक है, जिसको हम लोग 23 जोड़ा बोलते हैं। 23 जोड़ा गुणसूत्र हम लोगों के शरीर में पाया जाता है। अब दूसरा केस यहाँ बनता है कि अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि डीएनए कहाँ पर है, डीएनए कहाँ मिलता है, तो आपको सीधा जवाब देना है कि डीएनए केंद्रक में मिलता है। डीएनए मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो केंद्रक में मिलता है। वैसे ये कुछ अन्य अंगों में भी दिखाई पड़ता है, लेकिन मुख्य रूप से ये केंद्रक में ही पाया जाता है। ठीक है। और केंद्रक में रहकर ये आनुवंशिक पदार्थ की भूमिका निभाता है। इसीलिए डीएनए का दूसरा नाम क्या है बच्चों? डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। क्या कहते हैं डीएनए को? आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं, क्योंकि यह न्यूक्लिक अम्ल जो होता है ना बच्चों, यह वंशागत लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। तो डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ भी कहते हैं। इसके बारे में अच्छी जानकारी आपको आगे वाले चैप्टर में मिलेगी। अभी आप इतना केवल जानिए कि डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। समझ रहे हैं? अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि हम लोगों के शरीर में डीएनए मिलते कितने हैं?
तो आपको पता होना चाहिए कि एक गुणसूत्र जो कि केंद्रक में मिल रहा है, एक गुणसूत्र का निर्माण बच्चों, एक गुणसूत्र का निर्माण 2 डीएनए मिलकर करते हैं। एक गुणसूत्र का निर्माण 2 डीएनए मिलकर करते हैं। ये नंबर याद रखना। समझ रहे हैं? आइए, अगर ये पॉइंट समझ नहीं आया तो मैं आपको चित्र द्वारा बताता हूँ। देखो, ये आपका डीएनए है। ये देखो, पहला डीएनए हो गया। इसी तरह से एक डीएनए और आकर ऐसे जुड़ता है। अब ये 2 डीएनए जब आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, तब जाकर इनके आपस में मिलने से एक गुणसूत्र का निर्माण हो जाता है। यानी ये जो संरचना आप देख रहे हैं, ये एक गुणसूत्र की संरचना है। और इसी के जैसे हम लोगों की कोशिकाओं में, इसी के जैसे हम लोगों की कोशिकाओं में गुणसूत्र कितने मिलते हैं? देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 23 जोड़ा गुणसूत्र इसी के जैसे हम लोगों के कोशिकाओं में मिलते हैं। इसलिए ये प्रश्न याद रखना है कि एक गुणसूत्र को बनाने में 2 डीएनए का योगदान होता है बच्चों। और इस तरह से अगर तुमसे ये प्रश्न किया जाए कि तुम्हारे कोशिका में कुल कितने डीएनए हैं, तो तुम्हें उत्तर में क्या लिखना है? जरा सोचिए और हमको बताइए। तो कोशिका में डीएनए की संख्या कितनी मिलती है? बोलिए, कोशिका में डीएनए की संख्या कितनी मिलती है, जानते हो? माइंड लगाओ। ऊपर बताया गया कि गुणसूत्र टोटल तुम्हारे शरीर में कितने हैं? 46। यहाँ बोल रहा है एक गुणसूत्र को बनाने में 2 डीएनए भाग लेते हैं। तो सीधा जवाब तुम्हारे सामने आ रहा है क्या? 46 गुणे 2 डीएनए। और इस तरह से टोटल आ गया उत्तर। कितना आया बच्चों? 92 डीएनए तुम्हारी कोशिका में पाए जाते हैं। ये पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना है। ये आपके डीएनए की संरचना से जुड़े हुए कुछ मूल प्रश्न हैं जो केमिस्ट्री एंड बायो दोनों में आते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए आज हम लोग इस पे डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न इस तरीके के आ जाओ और आप उन प्रश्नों का जवाब गलत करके आओ, नंबर कट जाए। तो हम लोग इसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि छोटे प्रश्न से लेके बड़े प्रश्न तक सभी प्रश्न आपका सॉल्व हो और सबसे नंबर आप प्राप्त कीजिए। तो यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा? हाँ, कोई कठिनाई नहीं है। अब हम लोग जानना चाहते हैं डीएनए की संरचना। तो डीएनए की संरचना जानने के लिए भाई सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इस डीएनए की इकाई क्या है। डीएनए की इकाई, तो डीएनए की इकाई क्या है बच्चों, जानते हो? डीएनए की इकाई होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, राइबो न्यूक्लियोटाइड, ये इनकी इकाई होती है। अब अगर यहाँ पे प्रश्न उत्पन्न हो कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है तो आपके डीएनए की इकाई, लेकिन ये बना कैसे? ये कैसे बना? अगर इसके बारे में विचार किया जाए तो ये बना होगा
एक नाइट्रोजनस बेस डीऑक्सीराइबोस शुगर और साथ में फास्फेट ग्रुप के जुड़ने पर, देख रहे हो बच्चों क्या लिखा है, डीएनए की इकाई डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होती है। अगर तुमसे कोई प्रश्न करता है कि बताओ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड क्या है, कैसे बना है, तो आपको उत्तर में यही बताना है कि नाइट्रोजनस बेस जब डीऑक्सीराइबोस शुगर से और फास्फेट जब शुगर से जुड़ता है तो इन दोनों के, देखो ये जो नाइट्रोजनस बेस है ना, ये भी आकर इससे जुड़ेगा और ये भी आकर इससे जुड़ेगा, तब जाकर इस न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होगा। अब ये कैसे जुड़ते हैं इसको मैं एक रेखा चित्र के माध्यम से आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसे समझने के लिए आपको ये शर्करा का चित्र बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैं डीऑक्सीराइबोस शर्करा का चित्र बना रहा हूँ, याद कीजिए। तो आप सभी लोग पिछले वीडियो में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने डीऑक्सीराइबोस शुगर का चित्र बनाया था और वो चित्र कुछ ऐसा ही था। इस तरह से बनाना है डीऑक्सीराइबोस शुगर, ऐसे इस तरह से बनाना है। यहाँ से नंबरिंग किया जाता है 1 2 3 4 एंड 5, ये 5वां कार्बन यहाँ पर आता है। यहाँ पर OH रहता है और यहाँ पे H रहता है, यहाँ पर H रहता है, यहाँ पर भी H रहता है। कार्बन नंबर 2 पर दोनों जगह H आपको दिखाना है। तो ये संरचना कहलाएगी क्या, डी ऑक्सी राइबोज शुगर। प्यारे बच्चों इस संरचना पर ध्यान दो, इसके पहले आपको ये पढ़ाया गया था। तो होता क्या है कि जब इस शर्करा के पहले कार्बन से इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को हटाकर कोई नाइट्रोजनस बेस आकर जुड़ जाता है, क्या जुड़ गया बच्चों, कोई भी बेस आकर जुड़ जाता है नाइट्रोजनस बेस, और आपके 5वें कार्बन, शर्करा के 5वें कार्बन से जब फास्फेट ग्रुप आकर जुड़ जाता है तो यह जो संरचना बनती है, इस पूरी संरचना को हम लोग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का रेखा चित्र कहते हैं। तो ये जो रेखा चित्र तैयार हुआ बच्चों, यही है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का संरचना सूत्र। तो इसको हम लोग आउटलाइन बोलते हैं, रेखा चित्र बोलते हैं। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का क्या है, ये रेखा चित्र है। तो एक लाइनियर निरूपण यहाँ पर किया गया है, ये बेस है, ये फास्फेट है और बीच में क्या है, शर्करा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब डीऑक्सीराइबोस शर्करा के पहले कार्बन से बेस और 5वें कार्बन से फास्फेट जुड़ जाता है तो हमें इस डीएनए की इकाई यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड प्राप्त हो जाता है। यही बात ऊपर आपको समझाया जा रहा था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग इसी प्रकार इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और इसी क्रम में इसके आगे का वीडियो अगले दिन मैं लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। तो आप सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।